हेलो स्टूडेंट, मैं आर के गुप्ता। आज इस वीडियो में क्वांटम यांत्रिकी के मूलभूत सिद्धांतों के बारे में मैं चर्चा करूंगा। यहाँ पर आधुनिक जो भौतिकी है, वो आधुनिक भौतिकी 19वीं शताब्दी के बाद जो भौतिकी का उद्भव हुआ, वह आधुनिक भौतिकी है। 19वीं शताब्दी की पूर्व की भौतिकी को हम क्लासिकल फिजिक्स या चिर सम्मत यांत्रिकी कहते हैं। उस समय जो बड़े पिंड हैं, चिर सम्मत यांत्रिकी में बड़े पिंडों के बारे में अध्ययन किया जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या परमाणु जैसे सूक्ष्म कणों का अध्ययन हम किसमें करते हैं या क्वांटम यांत्रिकी में करते हैं। तो हम क्वांटम यांत्रिकी में महत्वपूर्ण देखेंगे कि जो विकिरण होते हैं उनकी द्वैतीय प्रकृति होती है, कणों की द्वैतीय प्रकृति क्या होती है, हाइजेनबर्ग का निश्चलता सिद्धांत क्या है, डी ब्रॉगली का समीकरण क्या है, इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। आधुनिक भौतिकी की यदि हम आधार स्तंभ देखें तो ये महत्वपूर्ण वैज्ञानिक है जो आधुनिक भौतिकी को एक निश्चित आकार देते हैं। सबसे पहले नाम आता है मैक्स प्लांक का। इन्होंने कहा कि ऊर्जा सतत ना होकर के, कंटीन्यूअस ना होकर के, यह ऊर्जा छोटे-छोटे पैकेट्स या बंडल के रूप में होती है। अर्थात इनका मान जो होता है क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज्ड का मतलब कि इसका मान 1, 2, 3 इस प्रकार होगा। आइंस्टीन ने मैक्स के प्लांक सिद्धांत का उपयोग करते हुए और प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या किया। लुईस डी ब्रोगली का कॉन्सेप्ट था कि यदि विकिरण में द्वैतीय प्रकृति होती है, विकिरण द्वैतीय प्रकृति प्रदर्शित करते हैं, तो सूक्ष्म कण में भी द्वैतीय प्रकृति होनी चाहिए। अर्थात इन्होंने द्रव्य की द्वैतीय प्रकृति का वर्णन किया। हाइजेनबर्ग ने कहा कि सूक्ष्म कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन जैसे कणों के लिए हम उसकी स्थिति और संवेग का निर्धारण एक साथ नहीं कर सकते हैं। तो ये जो 4 ये वैज्ञानिक ही ये आधार स्तंभ हम कह सकते हैं, आधुनिक भौतिकी का आधार देने वाले वैज्ञानिक हैं। अब हम सर्वप्रथम देखें कि विद्युत चुम्बकीय जो तरंगे हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगों में मैक्सवेल का प्रकाश विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत क्या कहता है कि जो तरंगे होती हैं, सामान्य तौर से हम यहाँ पर प्रकाश की बात करें, तो विद्युत क्षेत्र और चुम्बकीय क्षेत्र के परस्पर लंबवत दोलनों से मिलकर के बनी होती हैं और विद्युत चुम्बकीय तरंगे निर्वात में गमन करती हैं। प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। मैक्सवेल ने गणितीय रूप से सिद्ध किया कि प्रकाश वास्तव में अंतरिक्ष में फैलने वाली विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों की तरंगे हैं। इनकी जो प्रकृति होती है प्रकाश की या विकिरण की क्या प्रकृति होती है? अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। ये तरंगे अनुप्रस्थ होती हैं जिसमें विद्युत क्षेत्र ई और चुंबकीय क्षेत्र भी एक दूसरे के लंबवत और तनत संचरण की दिशा के भी लंबवन कंपन करते हैं। अनुप्रस्थ से क्या जो प्रकाश या विकिरण की महत्वपूर्ण घटना है ध्रुवण, वह केवल अनुप्रस्थ तरंगों में होती है। यह सिद्धांत बताता है कि त्वरित विद्युत आवेश विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्पन्न करती हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगें किससे उत्पन्न होती हैं? त्वरित आवेश से उत्पन्न होती हैं। अब विद्युत चुम्बकीय तरंग के सिद्धांत के द्वारा प्रकाश का व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण की व्याख्या तो सफलतापूर्वक की जा सकी, लेकिन प्रकाश से विद्युत प्रभाव और क्रॉम्पटन प्रभाव की व्याख्या इसकी सहायता से नहीं की जा सकी। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव और क्वांटम सिद्धांत और आपका जो कृष्णिका ब्लैक बॉडी के विकिरण की व्याख्या करने के लिए प्लांक का क्वांटम सिद्धांत है। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत के महत्वपूर्ण अपग्रहित ये हैं। पहला है कि जो असतत ऊर्जा उत्सर्जन, गर्म पिंडों से विकिरण का जो उत्सर्जन या अवशोषण निरंतर ना होकर ऊर्जा के छोटे-छोटे पैकेटों के रूप में होता है। ये जो पैकेट होते हैं इनको क्वांटा या फोटॉन कहा जाता है। ऊर्जा के इन छोटे पैकेटों को क्वांटा कहा जाता है और यदि हम एक वचन में कहें तो ये क्वांटम होते हैं। प्रकाश के मामले में ऊर्जा के इन पैकेटों को फोटॉन कहते हैं। ऊर्जा और आवृत्ति का संबंध, एक क्वांटा की जो ऊर्जा ई होती है आवृत्ति न्यू के समानुपाती होती है, ई समानुपाती न्यू। जैसे-जैसे आवृत्ति का मान बढ़ता जाएगा उस विकिरण की ऊर्जा बढ़ती जाएगी और समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो ये क्या आता है प्लांक नियतांक किया जाता है। इसका मान 6.62 × 10⁻³ जूल सेकंड होता है। प्लांक नियतांक क्या होता है? सभी विकिरणों के लिए विकिरणों की ऊर्जा और उनकी आवृत्तियों का अनुपात सदैव एक स्थिरांक होता है।
अब हम जो प्लांक या फोटान है, फोटान के बारे में देखें तो फोटान का विराम द्रव्यमान क्या होता है? शून्य होता है। इसका अर्थ है कि फोटान कभी भी स्थिर अवस्था में नहीं रह सकता, यह हमेशा गतिशील रहता है। तो फोटान का स्थिर अवस्था में कोई अस्तित्व नहीं होता, केवल यह गति अवस्था में इसका अस्तित्व होता है। ये प्रकाश की निर्वात में फोटान हमेशा प्रकाश की चाल से चलते हैं, जो लगभग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। विद्युत उदासीनता, फोटान पर कोई विद्युत आवेश नहीं होता है, इसलिए ये विद्युत या चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा विचलित नहीं होते हैं। अर्थात विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का फोटानों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऊर्जा और आवृत्ति, एक फोटान की जो ऊर्जा ई होती है उसकी आवृत्ति के समानुपाती होती है, अर्थात ई बराबर एच न्यू। संवेग, द्रव्यमान न होने के बावजूद फोटान में संवेग होता है। फोटान का जो संवेग होता है पी बराबर एच बाई लैम्ब्डा होता है, जहाँ लैम्ब्डा क्या है? तरंग दैर्ध्य है। अब हम देखें कि विकिरण की द्वैती प्रकृति होती है। विकिरण की द्वैती प्रकृति क्या होता है कि जो मूलभूत गुण है, कौन-सा गुण है? जो तरंग के विकिरण के मूलभूत गुण हैं, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण। इनकी व्याख्या मैक्सवेल के विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत के द्वारा की जा सकी। जबकि प्रकाश विद्युत प्रभाव और जो क्रॉम्पटन प्रभाव है, इनकी व्याख्या मैक्सवेल के प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत के द्वारा की जा सकी। ऐसा कोई प्रयोग नहीं है जिसमें दोनों जो गुण हैं, अर्थात फोटान कण जैसा गुण और तरंग जैसा गुण एक साथ दिखाई दे। तो विकिरण की द्वैती प्रकृति क्या कर रही है? विकिरण की द्वैती प्रकृति का अर्थ है कि प्रकाश और अन्य विद्युत चुम्बकीय विकिरण कण और तरंग दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं। कहीं यह कण के समान गुण प्रदर्शित करते हैं और कहीं तरंग के समान गुण प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, दोनों गुण एक साथ कभी भी ये प्रदर्शित नहीं करते हैं। कण प्रकृति का क्या तात्पर्य है? जब प्रकाश पदार्थ के साथ क्रिया करता है तो वह ऊर्जा के छोटे पैकेटों या कणों की तरह व्यवहार करता है, जिन्हें फोटॉन कहते हैं। इसे प्रकाश विद्युत प्रभाव के माध्यम से समझा जा सकता है। उत्सर्जन और अवशोषण, फोटॉन स्थिर नहीं होते। जब विकिरण उत्सर्जित होता है तो उत्पन्न होते हैं, और जब पदार्थ द्वारा विकिरण सोख लिया जाता है तो वो नष्ट हो जाते हैं। अब जैसे विकिरण की द्वैती प्रकृति होती है, ठीक उसी प्रकार डी ब्रॉगली ने कहा कि छोटे सूक्ष्म कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, परमाणु जैसे कण जब गति करते हैं तो इससे द्रव्य संबंधित होती है। तो लुई डी ब्रॉगली ने 1924 में यह क्रांतिकारी विचार प्रस्तुत किया कि जिस प्रकार विकिरण जैसे प्रकाश में द्वैती प्रकृति होती है, उसी प्रकार द्रव्य के कणों में भी तरंग के गुण होने चाहिए, और उन्होंने तरंग का जो मूल गुण होता है, वह क्या होता है? उसकी तरंग दैर्ध्य होती है। तो तो इसकी क्या परिभाषा है? जब भी कोई द्रव्य कण गति करता है तो वह एक तरंग की तरह व्यवहार करता है। गतिमान पदार्थों के कणों जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या परमाणु से जुड़ी तरंगों के द्रव्य तरंग या डी ब्रॉगली तरंगे कहते हैं। डी ब्रॉगली तरंगे क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन तरंगों की खोज डी ब्रॉगली ने का भविष्यवाणी किसने किया था? डी ब्रॉगली ने किया था। द्रव्यमान पर निर्भरता, कण का द्रव्यमान जितना कम होता है उससे जुड़ी तरंग उतनी ही अधिक प्रभावी बड़ी तरंग दैर्ध्य वाली होगी। वेग पर निर्भरता, यदि कण स्थिर है अर्थात v बराबर 0, तो उसकी तरंग दैर्ध्य अनंत होगी, अर्थात तरंग अस्तित्व में नहीं होगी। तरंग केवल गतिमान कणों के साथ होती है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों से भिन्न, द्रव्य तरंगें विद्युत चुम्बकीय तरंगों जैसे प्रकाश या रेडियो तरंगे नहीं, क्योंकि इन्हें उत्पन्न करने के लिए कण पर आवेश होना अनिवार्य नहीं है। ये आवेशित और अनावेशित दोनों तरह के कणों से जुड़ी हो सकती हैं, जबकि विद्युत चुम्बकीय तरंग सदैव आवेशित कणों के त्वरित दोलन के कारण उत्पन्न होती हैं। प्रायिकता तरंग, आधुनिक क्वांटम भौतिकी में इन तरंगों को किसी स्थान पर कण के पाए जाने की प्रायिकता के रूप में देखा जाता है। अब हम देखते हैं कि तीनों प्रकार की जो तरंगे हैं, कौन-कौन सी तरंग है? द्रव्य तरंग है, विद्युत चुम्बकीय तरंग है, और यांत्रिक तरंगों में क्या मूलभूत अंतर क्या है, उसके बारे में देखते हैं। पहला, इनकी उत्पत्ति के आधार पर अंतर देखते हैं कि द्रव्य तरंगे क्या होगी? ये केवल गतिमान द्रव्य कणों जैसे कोई भी कण, यदि द्रव्य उसमें आवेश है या आवेश नहीं है, यदि वह गति करता है तो ये उससे जुड़ी होती हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगे सदैव ये त्वरित आवेशित कणों द्वारा उत्पन्न होती है। यांत्रिक तरंगें ये किसी भौतिक माध्यम में कणों के कंपन या विक्षोभ से पैदा होती हैं। जैसे तालाब में एक शांत जल में एक पत्थर फेंका जाए तो उसमें तरंग जो उत्पन्न होगी, यांत्रिक तरंगे। इस प्रकार सितार में, गिटार में जो तरंगे उत्पन्न होती हैं, वायलिन में, वो यांत्रिक तरंगे होती हैं।
माध्यम की आवश्यकता हम देखते हैं द्रव तरंगे, इनके संचरण के लिए किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। विद्युत चुम्बकीय तरंगे ये निर्वात और भौतिक माध्यम दोनों में यात्रा गमन कर सकती हैं। यांत्रिक तरंगे इन्हें चलने के लिए ठोस, द्रव या गैस जैसे भौतिक माध्यम की अनिवार्य आवश्यकता है। अर्थात जैसे हमारी ध्वनि तरंग कौन सी तरंग है? यांत्रिक तरंग है। इनके लिए वायु या कोई माध्यम में चलना आवश्यक है। वेग क्या होता है? द्रव तरंगे, इनका जो वेग होता है वस्तु के वेग पर निर्भर करता है और सामान्य तौर से प्रकाश के वेग से कम होता है। लेकिन जो वस्तु गति करती है उसके वेग से इनका वेग ज़्यादा होता है। विद्युत चुम्बकीय तरंगें ये निर्वात में सदैव प्रकाश की चाल से गति करती हैं। यांत्रिक तरंगें इनका वेग बहुत कम होता है। जैसे ध्वनि तरंगों का वेग वायु में 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। अलग-अलग माध्यमों में ध्वनि तरंगों का वेग बदल जाता है और यह किस बात पर निर्भर करता है? जिस माध्यम में गति करते हैं उसके घनत्व और उसकी प्रत्यास्थता पर निर्भर करता है। ये असमानताएँ थीं। समानता में देखते हैं कि ऊर्जा और संवेग जितनी भी तरंगे हैं, चाहे तीनों तरंगे हैं, चाहे द्रव्य तरंगे हों, विद्युत चुम्बकीय तरंगे हों, यांत्रिक तरंगे, तीनों तरंगे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊर्जा और संवेग का स्थानांतरण करती हैं। क्योंकि तरंग है, तो तरंग का मूल गुण है कि वो अपने साथ ऊर्जा और संवेग का स्थानांतरण करेंगे। तरंग के जो मूल गुण है कि इनका जो वेग होता है, वह आवृत्ति और उनके तरंग दैर्ध्य के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। अब हम देखें दैनिक जीवन में उद्दत तरंगें समान रूप से दृष्टिगोचर नहीं होती हैं, इसका क्या कारण है? तो जो तरंगों का तरंग दैर्ध्य है डी ब्रोगली से लैम्ब्डा बराबर एच अपान एम वी होता है, तो यहाँ जो लैम्ब्डा होता है एम के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एम का मान अधिक होने पर जैसे ये गतिमान फुटबॉल है, ये कार है, ये मनुष्य है, ये जब गति अवस्था में होते हैं तो इनसे तरंग दैर्ध्य संबंधित होती है, लेकिन इनका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन की तुलना में कई गुना ज़्यादा होता है, इसलिए ये जो तरंग दैर्ध्य होती है बहुत ही कम होती है। लगभग 10 की घात 35 मीटर की कोट की होती है, जिसे हम ऑब्ज़र्व नहीं कर पाते हैं। यही कारण है कि दैनिक जीवन में हम द्रव्य तरंगे हमें दृश्य को दिखाई नहीं देती हैं। अब हम देखते हैं कि डी ब्रोगली समीकरण क्या है और डी ब्रोगली समीकरण कितने रूपों में आते हैं। तो डी ब्रोगली समीकरण हम देखते हैं, डी ब्रोगली समीकरण क्या है? इस संवेग और तरंग दैर्ध्य के बीच का संबंध है। लैम्ब्डा बराबर एच अपान पी, ये संवेग और तरंग दैर्ध्य है। लैम्ब्डा और एच अपान एम वी, पी बराबर एम वी होता है। यहाँ पर द्रव्यमान और वेग के पदों में है। यहाँ पर लैम्ब्डा बराबर एच अपान अंडर रूट 2 एम के, यदि के गतिज ऊर्जा है तो ये गतिज ऊर्जा के पदों में तरंग दैर्ध्य है और लैम्ब्डा बराबर एच अपान अंडर रूट 2 एम क्यूब, यदि कण आवेशित है, चूंकि डी ब्रोगली तरंगे आवेशित कणों से भी संबंधित होती है, तो ये द्रव्यमान ये कणों का द्रव्यमान है, क्यू आवेश और वी क्या है? आरोपित विभवांतर है। अब हम डी ब्रोगली समीकरण का निगमन करते हैं। एक फोटॉन की ऊर्जा ई क्या होगा? ई बराबर एच न्यू होगा, एच प्लांक की स्थिरांक है। आइंस्टीन का ऊर्जा समतुल्यता समीकरण क्या कहता है? ई बराबर एम सी स्क्वायर। इन दोनों समीकरण को बराबर करते हैं तो एच न्यू बराबर एम सी स्क्वायर। न्यू के स्थान पे सी बाई लेमडा रखेंगे, जहाँ लेमडा तरंग दैर्ध्य है, तो यहाँ पर एच सी बाई लेमडा होगा। यहाँ से एच सी बाई लेमडा से सी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ एच बाई लेमडा बराबर एम सी। एम सी क्या होगा? ये फोटॉन का संवेग है, तो लेमडा बराबर एच अपान एम सी और हम फोटॉन का संवेग क्या रख देते हैं? पी रख देते हैं। यदि कोई कण गति कर रहा है, सामान्य अवस्था में यदि संवेग की बात करें, फोटॉन के अलावा कोई दूसरे कण है, तो उसका द्रव्यमान m और वेग v होगा। अच्छा, फोटॉन हमेशा प्रकाश की चाल से चलता है, जबकि यह प्रकाश की चाल सर्वाधिक है, इससे ज़्यादा किसी की चाल हो ही नहीं सकती। तो जो दूसरे कण हैं जिनका वेग प्रकाश के वेग से कम होगा, उनके लिए हम लैम्ब्डा बराबर एच अपान एम वी निकालेंगे। अब यदि इसको हम देखें ऊर्जा के पदों में क्या होगा? यदि हम गतिज ऊर्जा के पदों में देखें तो K बराबर हाफ एम वी स्क्वायर होता है। दोनों पक्षों में m का गुणा करते हैं तो m के बराबर m स्क्वायर वी स्क्वायर अपान 2 हो जाएगा। P बराबर m भी होता है, m स्क्वायर वी स्क्वायर के स्थान में p रखें तो p स्क्वायर बराबर 2m के आ जाएगा और p बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2m के, और यहाँ से हमारा जो डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य निकलेगी लैम्ब्डा बराबर एच बटा पी निकलेगी, और p के स्थान में हम अंडर रूट 2m के रख सकते हैं। तो लैम्ब्डा बराबर एच अपान अंडर रूट 2m के, यह किसके पदों में है? यह गतिज ऊर्जा के पदों में। यम द्रव्यमान है कण का, गतिमान कण का, और k उसकी गतिज ऊर्जा है। यदि हम इसको आवेशित कणों के लिए लागू करें, जैसे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन है या अल्फा कण है, तो आवेशित कणों के लिए डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य क्या होगी? तो विद्युत क्षेत्र जब लगाएंगे तो विभवांतर होगा, तो विभवांतर और आवेश का जो गुणनफल होगा वह क्या होगा? आवेशित कण की गतिज ऊर्जा होगी, और आवेशित कण की गतिज ऊर्जा के बराबर क्यू भी रखें तो लैम्ब्डा बराबर एच अपान अंडर रूट 2 एम क्यू भी निकलेगी।
अब इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म कण के लिए देखें तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 गुणे 10 घात ऋण 19 कूलाम। इसका द्रव्यमान क्या होता है 9.1 गुणे 10 घात ऋण 31 किलोग्राम। ये और प्लांक स्थिरांक 6.62 गुणे 10 घात ऋण 34। यदि इन समीकरणों को किस में रखें, लैम्ब्डा बराबर एच अपान अंडर रूट 2m³ भी इन मानों को रखें तो v का मान यदि अभी परिवर्तित है तो ये क्या आ जाएगा, लैम्ब्डा और 12.260 डिवाइडेड बाई अंडर रूट वी। एंगस्ट्राम, एक एंगस्ट्राम यह यूनिट है। एंगस्ट्राम तरंग दैर्ध्य की यूनिट है। इसका मान क्या होता है 10 की घाते ऋण 10 मीटर होता है। यदि v बराबर हम 100 वोल्ट ले लें तो अंडर रूट 100 का मान 10 हो जाएगा, तो ये 1.227 क्या हो जाएगा हमारा एंगस्ट्राम क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की जो 100 वोल्ट से त्वरित किया जाता है उसकी तरंग दैर्ध्य होगी। यदि नैनोमीटर में कहें तो 1 नैनोमीटर क्या होता है 10 के घाते ऋण 9 मीटर होता है, तो ये लैम्ब्डा बराबर 0.1227 नैनोमीटर होगा। अब देखेंगे डी ब्रॉगली तरंग का क्या उपयोग है। डी ब्रॉगली द्रव तरंगों का उपयोग क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें ध्यान रखना। आधुनिक तकनीकी में अनुप्रयोग, पहला इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। चूंकि इलेक्ट्रॉनों की द्रव्य तरंग दैर्ध्य दृश्य प्रकाश से लगभग 1 लाख गुना छोटी हो सकती है, इसलिए इनका उपयोग करके वायरस और परमाणुओं जैसे अति सूक्ष्म संरचनाओं की बहुत उच्च रेजोल्यूशन हाई रेजोल्यूशन वाली फोटो ली जा सकती है, जिससे उनके बारे में जानकारी प्राप्त हो। अर्धचालक और इलेक्ट्रॉनिक्स में इनका क्या उपयोग है, स्मार्टफोन आजकल जो हमारे आपके हाथों में है, स्मार्टफोन और कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली जो ट्रांजिस्टर और चिप्स का डिजाइन इलेक्ट्रॉनों के तरंग व्यवहार पर आधारित है। एक आधुनिक भौतिकी की एक महत्वपूर्ण टर्म है क्वांटम टनलिंग। अभी इस साल क्वांटम टनलिंग के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला है। तो क्वांटम टनलिंग क्या है? यह एक ऐसी घटना है जहाँ एक कण ऊर्जा बाधा को पार कर जाता है, जिसे शास्त्रीय क्लासिकल फिजिक्स में असंभव मानती है। इसी सिद्धांत पर स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप और फ्लैश मेमोरी काम करती है। इसके दूसरे अन्य क्या अनुप्रयोग है, परमाणु संरचना ज्ञात करने में द्रव तरंगे यह समझाने में मदद करती हैं कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल निश्चित कक्षाओं में ही क्यों रहते हैं। वे वहां स्थिर तरंगे बनाते हैं जो परमाणु की स्थिरता को स्पष्ट करती है। पदार्थ का विश्लेषण न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन विवर्तन का उपयोग करके क्रिस्टल संरचना और नई सामग्रियों के आंतरिक गुणों का अध्ययन किया जाता है। हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत द्रव तरंगों का अस्तित्व यह सिद्ध करता है कि हम एक ही समय में किसी कण की स्थिति और संवेग को पूरी सटीकता से नहीं माप सकते हैं। तो ये द्रव तरंगों के उपयोग थे। अब जो सैद्धांतिक भविष्यवाणी ने किसने किया था, डी ब्रॉगली ने कहा कि जो सूक्ष्म कण होते हैं वह उनमें कण तो है ही हैं, जब वो गत करते हैं तो उनसे तरंग संबद्ध होती है। इसका प्रायोगिक तौर से 1924 में डी ब्रॉगली ने कहा। 1927 में डेविसन और गर्मर नामक 2 वैज्ञानिकों ने इसको प्रयोग में सिद्ध करके दिखाया। प्रयोग करने के लिए उन्होंने एक मॉडल अपनाया। यहाँ ये इलेक्ट्रॉन गन है, यहाँ से कैथोड को गर्म करके इलेक्ट्रॉन उत्पन्न किया जाता है। ये एनोड है, ये बिल्कुल सूक्ष्म बीम के रूप में इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ते हैं। ये निकल क्रिस्टल होता है, निकल क्रिस्टल से टकराते हैं और चारों दिशाओं में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, विवर्तित हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं इसके लिए एक संसूचक लगाया जाता है। संसूचक के साथ एक धारामापी जुड़ा रहता है, जो विवर्तित इलेक्ट्रॉन से बहने वाली धारा को मापते हैं। अलग-अलग यहाँ कोण का मान और यहाँ पर जो विभवांतर, इन दोनों के बीच विभवांतर के मध्य विभवांतर में परिवर्तन करके अलग-अलग कोणों पर विक्षेप देखा जाता है और देखा जाता है कि धारा की प्रबलता या इंटेंसिटी कहाँ पर ज़्यादा होगी। तो देखते हैं कि विभिन्न 44 वोल्ट पर धारा कैसी है, 48 वोल्ट पर तीव्रता कैसी है, 54 वोल्ट पर, 64 और तो हम देखते हैं थोड़ा-सा विक्षेप होता है, 48 वोल्ट पर और ज़्यादा विक्षेप रहा है, 54 पर जो विक्षेप की मात्रा है ये सबसे ज़्यादा होती है। इस समय जो कोण आता है प्रकीर्णन कोण, वह क्या आता है 50 अंश आता है। यहाँ पर जो कोण बनता है ये 50 अंश, फिर 64 पे घट जाता है और 68 पे और घट जाता है। तो इसका अब इसकी जो गणना किया गया, डेविसन गर्मर ने इसकी गणना किया, तो इसके लिए उन्होंने 2 सिद्धांतों का उपयोग किया। एक उन्होंने बताया कि 54 वोल्ट पर यह हो रहा था और फाई का मान कितना प्राप्त हो रहा था, 50 अंश मिल रहा था। यहाँ से थीटा बराबर 90 माइनस फाई बाई 2, ये विवर्तन कोण थीटा और प्रकीर्णन कोण फाई के बीच संबंध है। यहाँ से थीटा विवर्तन कोण है वो 65 अंश प्राप्त होता है। फिर यहाँ से डी बराबर डी साइन फाई बाई 2 से 0.91 लेते हैं। यहाँ इन दोनों के बीच की दूरी है, डी क्या है, जो हमारा निकेल क्रिस्टल के जो विभिन्न लेयर हैं उनके बीच की दूरी है। प्रथम क्रम के लिए n बराबर 1 है, तो n लैम्ब्डा बराबर 2 डी साइन थीटा, ये ब्रैग समीकरण है। क्रिस्टल संरचना ज्ञात करने का बहुत महत्वपूर्ण समीकरण, n लैम्ब्डा बराबर 2 साइन थीटा। यहाँ से हल करते हुए लैम्ब्डा की जो वैल्यू प्राप्त होती है वह 1.648 प्राप्त होती है, जो कि
लगभग हम इसे कह सकते हैं 1.65 एंगस्ट्रॉम प्राप्त होती है। इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य का सूत्र ये है। अब यदि हम इसका कौन-सा देखें, डी ब्रॉगली की इस फ़ॉर्मूला से देखें तो लैम्ब्डा और 12.27/√V, V का मान 54 वोल्ट रख कर के यहाँ से लैम्ब्डा का मान निकालें, सैद्धांतिक मान क्या होगा 1.67 एंगस्ट्रॉम। हम यहाँ से देखते हैं कि जो सैद्धांतिक मान है, इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि जो सैद्धांतिक मान है, प्रायोगिक मान के लगभग दोनों बराबर हैं। प्रयोग के दौरान 54 वोल्ट इलेक्ट्रॉनों की मापी गई तरंगदैर्ध्य 1.6 नैनोमीटर और डी ब्रॉगली सैद्धांतिक मान 0.6 नैनोमीटर लगभग बराबर पाई गई, तो तरंग प्रकृति की पुष्टि। इस प्रयोग ने पहली बार प्रत्यक्ष प्रमाण दिया कि इलेक्ट्रॉन केवल कण नहीं है, बल्कि वे तरंगों की तरह विवर्तन और व्यतिकरण प्रदर्शित करते हैं। डी ब्रॉगली परिकल्पना की सत्यापन। यह प्रयोग लुई डी ब्रॉगली के द्रव्य तरंग सिद्धांत की पुष्टि करता है, जिसके अनुसार प्रत्येक गतिमान कण के साथ एक तरंग जुड़ी होती है। अब देखते हैं अगला टॉपिक है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। अब यहाँ से ये पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन में कण के साथ-साथ तरंग का गुण होता है। तरंग के गुण आ जाने के कारण इलेक्ट्रॉन की जो स्थिति और संवेग, संवेग P बराबर mv है, तो संवेग की बात करें या वेग की बात करें, तो स्थिति और संवेग का निर्धारण एक साथ नहीं किया जा सकता। तो हाइजेनबर्ग ने पहले बताया कि किसी भी इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म कण जब वो गति अवस्था में होते हैं, तो यदि हम स्थिति को निश्चित करने जाते हैं तो उसके संवेग को अनिश्चित हो जाता है, और यदि संवेग को निश्चित करने जाते हैं तो उनकी स्थिति अनिश्चित हो जाती है। तो इनका क्या सिद्धांत है, हाइजेनबर्ग का निश्चित सिद्धांत क्या कहता है, किसी भी सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन की स्थिति और उसके संवेग दोनों का एक साथ निर्धारण करना असंभव है। अर्थात डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। डेल्टा एक्स स्थिति में निश्चितता है और डेल्टा पी संवेग में निश्चितता है। जो स्मॉल एच, यहाँ कैपिटल एच लिखा है, ध्यान रखना स्मॉल एच है, यह क्या है, प्लांक स्थिरांक है। तो इसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या मिल रहे हैं? केवल सूक्ष्म कणों के लिए है। यह सिद्धांत जो हाइजेनबर्ग का निश्चितता सिद्धांत है, यह सिद्धांत केवल सूक्ष्म कणों जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन पर प्रभावी रूप से लागू होता है। बड़े पिंडों जैसे कार या गेंद का द्रव्यमान बहुत अधिक होने के कारण उनमें यह सिद्धांत लागू नहीं होता है। निश्चित कक्षाओं का अंत। इस सिद्धांत ने नील्स बोर के उस मॉडल को गलत साबित कर दिया जिसमें कहा गया था कि इलेक्ट्रॉन निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं। इसके बजाय अब हम कक्षक की बात करते हैं जो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की केवल संभावना बताते हैं। यदि हम किसी इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए उस पर उच्च ऊर्जा वाले प्रकाश फोटॉन डालते हैं, तो वह फोटॉन इलेक्ट्रॉन से टकराकर उसकी गति संवेग को बदल देता है। इस प्रकार उसकी स्थिति जानने के प्रयास में उसका वेग निश्चित अनिश्चित हो जाता है। अब यहाँ से देखते हैं, यह नील्स बोर का मॉडल था। नील्स बोर के मॉडल के अनुसार केंद्र में क्या होता है, नाभिक होता है और नाभिक के चारों ओर विभिन्न निश्चित कक्षाएँ होती हैं। ये जो कक्षाएँ होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है, इन कक्षाओं का जो कोणीय इलेक्ट्रॉनों का कोणीय संवेग होता है, एच अपान 2 पाई का क्या होता है, पूर्ण गुणक होता है और n बराबर 1, 2, 3 इस प्रकार ये निश्चित कक्षा का अवधारणा किसने दिया था? नील्स बोर ने दिया था। लेकिन हाइजेनबर्ग के सिद्धांत ने इस निश्चित कक्षाओं के सिद्धांत को अमान्य गलत साबित किया। उन्होंने कहा एक संभावित क्षेत्र होता है नाभिक के चारों ओर, एक संभावित क्षेत्र होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सर्वाधिक होगी। इन्हें ऑर्बिटल कहा गया। तो एस ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल है। तो ये विभिन्न प्रकार के ऑर्बिटल्स हैं और ये नाभिक के चारों ओर त्रिविम में वह स्थान है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना होती है। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के पक्ष में मैक्स बॉर्न का नियम आया। मैक्स बॉर्न कहते हैं कि बर्न का नियम कहता है कि किसी विशिष्ट स्थान पर एक कण के पाए जाने की प्रायिकता उसके तरंग फलन के परिमाण के वर्ग के बराबर होती है। जो तरंग फलन होता है वो साई एक्स है, या इसके साई एक्स बस क्या है, तो साई एक्स क्या होता है, उसके क्वांटम स्टेट को, इलेक्ट्रॉनों के क्वांटम स्टेट को प्रदर्शित करता है। लेकिन यदि इसके मॉड का वर्ग कर दिया जाए तो यह इलेक्ट्रॉनों के या कणों के, गतिमान कणों के पाए जाने की संभावना को व्यक्त करेगा, जहाँ पी एक्स क्या होता है, प्रायिकता घनत्व है। और यह किसके, जो मैक्स बॉर्न का जो सिद्धांत है वह अनिश्चितता का सिद्धांत का क्या करता है, समर्थन करता है। यह नियम यह स्वीकार करता है कि हम सूक्ष्म स्तर पर यह नहीं बता सकते हैं कि कण कहाँ है, हम केवल यह बता सकते हैं कि उसके कहीं होने की संभावना अधिक है। मीन्स एग्जैक्ट सही पोजीशन नहीं बताया जा सकता है, उसके पाए जाने की संभावना बताई जा सकती है। यहाँ पर कण है तो यदि कण है तो ये द्रव्य तरंगे होंगी और यहाँ पर आयाम अधिकतम है, अर्थात यहाँ पर पाए जाने की संभावना क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो एक संभावना वाला क्या होगा, क्षेत्र होगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन जैसे सूक्ष्म कणों के लिए।
आशा करता हूँ कि आप वीडियो आपके लिए लाभदायी होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के मध्य से शेयर करें। थैंक यू।